खुल गई संसद पर हमले की फाइल। आज हम इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि किस तरह से 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों ने संसद पर हमले की साजिश रची। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जो लोग संसद के हमले के दोषियों के फांसी पर रोना रोते हैं और आज भी दिल्ली में उनके नाम के गुणगान गाए जाते हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी भी उन सभी लोगों का साथ देती है। तो आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सुनना तो आपको पड़ेगा ही, और जो हमारे आज के बच्चे हैं उनको बताना भी पड़ेगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर अधिक से अधिक जितना भी आपको हो सकता है 10 रुपए 20 रुपए कितना भी सहयोग जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। जम्मू और कश्मीर में बारामुल्ला नाम का एक जिला है, जिसमें एक कस्बे का नाम स्पोर है और एक गांव का नाम दोआबगा है। और इस गांव में वर्ष 1969 में ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है जिसकी वजह से भारत के लोकतंत्र का मंदिर ढह जाता है, यानी संसद खतरे में आ गई, जिसका नाम मोहम्मद अफजल गुरु था। अफजल गुरु ने 1988 तक सोपेराक में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और उसी साल झेलम वैली मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन उस समय अफजल की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और उसका यह भी मानना था कि कॉलेज में उसके साथ तरह तरह के भेदभाव होते हैं। तो इस सभी कारणों को देखते हुए अफजल गुरु 1 साल के भीतर ही कॉलेज से बाहर हो जाता है और कोई छोटा मोटा काम करने लगता है। अब उस समय कश्मीर की हालत भी अच्छी नहीं थी। कश्मीर में अलगाववादी आंदोलनकारी तेजी से बढ़ रहे थे और जिसका नेतृत्व जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी कि JKLF ने किया था। और JKLF की विशेषता यह थी कि इसमें युवा कश्मीरियों को भारत के खिलाफ लड़ने के लिए अधिक भर्ती किया जाता था। तो इस समय कश्मीर के JLF के 2 शक्तिशाली लोकप्रिय नेता यासीन मलिक और हमीद शेख थे। चलिए, इससे पहले हम आपको पूरी खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि हम देश हित में काम कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। और अफजल की मरवाई पर, जी हाँ, अफजल को फांसी होने पर जो लोग शोर मचाते हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, अपने सोशल मीडिया टाइमलाइन पर करें, जिसे बताएं कि आखिर अब सच छिप नहीं सकता। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो पसंद आई तो आप गूगल पे, पेटीएम या किसी माध्यम से नीचे दिए गए नंबर पर सहायता राशि देकर हमें, चैनल को और हमें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएं। दोस्तों, अफजल गुरु ने उनकी नजरों को अपनी ओर खींचा। थोड़ा पढ़ा लिखा था, इसलिए उन्हें लगा कि उनके लिए बहुत काम का होगा, इसलिए वो उसके संपर्क में आए और कई मुलाकातों और प्रेरणाओं के बाद उन्होंने उसे JKLF में शामिल कर लिया। उस समय JKLF ने युवा कश्मीरियों की भर्ती के बाद उन्हें POK के मुजफ्फराबाद भेज दिया। तो ठीक 1 साल बाद यानी वर्ष 1990 में JKLF के यासीन मलिक ने अफजल गुरु को कश्मीर से POK के मुजफ्फराबाद भेज दिया। मुजफ्फराबाद पहुंचने के बाद अफजल गुरु और भर्ती किए गए युवा लड़कों को एक पुरानी माचिस की फैक्ट्री में ले जाया जाता है और जब वे फैक्ट्री में पहुंचते हैं तो पाकिस्तान की ISI वहां पहले से ही उनका शिविर चला रही थी। उनका प्रशिक्षण उसी फैक्ट्री में शुरू होता है और इस प्रशिक्षण शिविर का नेतृत्व पाकिस्तान के अधिकारी जैनुल उद्दीन कर रहा था।
अफजल के साथ 80 युवा लड़के भी थे। उन्हें वहां 2.5 महीने तक यानी 2.5 महीने तक प्रशिक्षण दिया गया। इस पूरे प्रशिक्षण में जैनुलब्दीन ने इन 80 लड़कों को हथियारों का उपयोग करने से लेकर विनाश करने तक का प्रशिक्षण दिया। संचार नेटवर्क, शैक्षिक संस्थान, महत्वपूर्ण पुल। अब इसके बाद जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो अफजल के साथ साथ अन्य लड़कों को भी हथियार दिए जाते हैं। इसलिए लौटते समय अफजल को AK-47, 3 भरी हुई मैगजीन और 10,000 रुपए दिए जाते हैं, जो कि उस समय में बहुत बड़ी रकम थी। और ये सब करने के बाद अफजल गुरु और अन्य लड़कों को कुपवाड़ा के त्रिगम सेक्टर के जरिए भारत में घुसने में मदद की जाती है। अब सभी लड़के कश्मीर में घुस चुके थे, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसी समय भारत के सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिलती है कि एक पूरा जत्था कश्मीर में घुस गया है। POK में ट्रेनिंग ली और हथियारों के साथ कश्मीर में घुस गए। और जैसे ही उन्हें यह खुफिया जानकारी मिलती है, सुरक्षा बल उन्हें कश्मीर में एक के बाद एक गिरफ्तार करना शुरू कर देते हैं और वे कई लड़कों को पकड़ लेते हैं। इसलिए इन बातों को देखते हुए अफजल का परिवार भी बहुत चिंतित हो जाता है। अफजल की बारी भी आएगी, वह भी पकड़ा जाएगा। इसलिए अफजल गुरु का चचेरा भाई दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहता था। शौकत हुसैन गुरु, ये वही शौकत है जिसने बाद में नक्शे वगैरह बनाए। आगे सारी जानकारी सामने आएगी। इसलिए अफजल के परिवार वालों ने उसे उसके चचेरे भाई शौकत के घर मुखर्जी नगर भेज दिया। अब अफजल इन सब चीजों से दूर मुखर्जी नगर में शौकत के घर पहुंच जाता है। यहाँ तक कि वह DU में राजनीति विज्ञान में दाखिला भी ले लेता है और कमीशन एजेंट के तौर पर छोटा मोटा काम शुरू कर देता है, जिससे वह पैसे कमा सकता है। तो अफजल और शौकत साथ में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनके साथ एक और व्यक्ति था जो बारामूला का था और पढ़ाता था। DU में अरबी भाषा का प्रोफेसर था। आखिर वो कौन था? जी हाँ, उसका नाम था सैयद अब्दुल रहमान गिलानी। SAR गिलानी। तो वे एक ही जगह से थे और साथ ही उनका विश्वविद्यालय भी एक ही था। इसलिए उनकी दोस्ती गहरी होती है और भविष्य में यह दोस्ती उनके पतन का कारण बन जाती है। अब तक आपने जो कहानी सुनी है उससे आपको यह तो समझ ही आ गया होगा कि इससे अफजल गुरु का हाथ था। दरअसल अफजल गुरु का एक इंटरव्यू है जिसमें वह पूरे हमले की साजिश के बारे में बता रहा है। अब इसके बाद साल 1993 और साल 1994 में अफजल ने DU से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। तो इधर अफजल की ग्रेजुएशन पूरी हुई और उधर कश्मीर में सुरक्षा बल बहुत सक्रिय हो गए। और इस खास समय में सुरक्षा बलों ने एक अभियान चलाया जिसमें भारत के खिलाफ हो चुके युवा कश्मीरियों को आत्मसमर्पण करके एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया जा रहा था और इन्हें आमंत्रित किया जा रहा था। इसलिए वर्ष 1994 में अफजल ने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। साथ ही उसके परिवार के सदस्य भी कश्मीर में आत्मसमर्पण करने पर जोर देते हैं। इसलिए अफजल दिल्ली से कश्मीर अपने घर आता है ताकि उसका नाम इन सब चीजों से हटाया जा सके। और अफजल भी प्रशिक्षण के दौरान सीमा पार से लाए गए सभी हथियार जमा कर देता है और सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। तो उस समय आत्मसमर्पण करते समय एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसमें लिखा होता है, आत्मसमर्पण करने वाला उग्रवादी इसे ऐसे समझे कि आतंकवादी बन चुके युवा कश्मीरियों को पश्चाताप का मौका दिया गया है। तो ऐसा नहीं है
कि अगर वे सरेंडर कर देते तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता और मारपीट की जाती। सरेंडर करने के बाद सर्टिफिकेट के साथ नया मौका दिया जाता है। तो सरेंडर करने के तुरंत बाद उसी साल 1994 में अफजल गुरु दिल्ली वापस आता है और मेडिकल उपकरणों का अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू कर देता है। 2 साल तक कुछ नहीं होता। अफजल आसानी से दिल्ली में काम करता है, लेकिन साल 1997 में अफजल अपने गृहनगर जाता है और वहां काम करना चाहता है। इसलिए वह कमीशन के आधार पर मेडिकल और सर्जिकल आइटम का एजेंट बन जाता है और अब वो इस इलाके में अलग अलग जगहों पर इक्विपमेंट्स की सप्लाई करता था। तो कश्मीर में कई सालों तक काम करने के बाद फरवरी 2001 की तारीख आती है। इस दिन अफजल श्रीनगर के लाल चौक पर एक दुकान में सर्जिकल सामान सप्लाई कर रहा था और यहीं पर अफजल की मुलाकात तारिक अहमद नाम के एक आदमी से होती है। तारिक से अफजल की मुलाकात ही इस पूरी घटना की जड़ है और यहीं से अफजल की जिंदगी शुरू होती है, हमेशा के लिए बदल जाता है। तो इस मुलाकात में तारिक अफजल को बताता है कि वह अनंतनाग का रहने वाला है और वहीं रहता है और वे काफी देर तक कश्मीर के हालत पर बात करते हैं और उसके बाद वे कई बार मिलते भी हैं। उनकी दोस्ती भी बढ़ती जाती है। तो एक दिन वे श्रीनगर के बाटोरौलू मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ने के बाद तारिक और अफजल काफी देर तक बातें करते हैं। इस बीच तारिक अफजल को सच्चाई बताता है। तारिक बताता है कि वह पाकिस्तान में रहता है और जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम करता है और थोड़ी देर बात करने के बाद वह अफजल को जैश-ए-मोहम्मद में शामिल होने के लिए भी मना लेता है और वह समझाता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो सबसे पहले तुम अपने लोगों के लिए लड़ोगे और साथ ही आपको आर्थिक मदद भी मिलेंगी। अब ये सब बातें करने के बाद तारिक अफजल को एक ऐसे व्यक्ति के पास ले जाया जाता है जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, वह जो ज्यादातर आतंकवादी हमलों की योजना के पीछे था। तारिक अफजल को सीधे जैशे मोहम्मद के सुप्रीम कमांडर गाजी बाबा के पास ले जाता है। अब गाजी बाबा मूल रूप से पाकिस्तान का था, लेकिन उसने कश्मीर के कई अलग अलग पहाड़ों में अपना ठिकाना बना लिया था और इसी तरह उसका एक ठिकाना जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में अदू हिल्स पर था। इसलिए तारिक अफजल को इस खास ठिकाने पर ले जाता है। वहाँ 60 से ज्यादा भारी हथियारों से लैस आतंकवादी थे। वायरलेस सेट, सैटेलाइट फोन, सब कुछ वहाँ था। अब अफजल के वहाँ पहुंचने के बाद गाजी बाबा वहां आता है और वे मीटिंग शुरू करते हैं और इस मीटिंग में गाजी बाबा अफजल को बहुत प्रेरित करता है और इसे इस लड़ाई में उनकी मदद के लिए समझाता है। यह युद्ध बहुत जरूरी है। इस युद्ध में जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर और लश्कर तोयबा एकजुट हो रहे हैं और वे दिल्ली के महत्वपूर्ण स्थानों पर फिदायीन हमले करेंगे। अफजल पहले भी दिल्ली में रह चुका था, उसे उस जगह के बारे में पता था। इसलिए गाजी बाबा उससे कहता है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो लोग दिल्ली में फियादीन हमला करने आएंगे, आपको बस उनके रहने का प्रबंध करना होगा। अगर आपने यह ढही सही ढंग से किया तो आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही काम पूरा होने के बाद तुम भी पाकिस्तान में बस जाओगे। अब यह मीटिंग खत्म होती है, जिसके बाद गाजी बाबा अफजल को ऑडियो कैसेट देता है, साथ ही साहित्य भी, जिसमें मसूद अजहर का भाषण और फिर अफजल गुरु का भाषण शामिल था। इस काम के लिए राजी हो जाता है। तो गाजी बाबा को दिल्ली में कुल 5 आतंकवादी भेजने थे और इन
5 लोगों का नेतृत्व मोहम्मद नाम का एक आदमी कर रहा था। इसलिए गाजी ने अफजल को सबसे पहले मोहम्मद से मिलवाया और यहाँ से अफजल का काम इन 5 आतंकवादियों को दिल्ली भेजना था और उनकी मदद करना। उसके लिए उसे सबसे पहले उनके खुफिया यानी कि मुखिया मोहम्मद को भेजना पड़ा। मोहम्मद से मिलने के बाद अब अफजल अपने चचेरे भाई शौकत को बुलाता है, जिसके साथ वह पहले दिल्ली में रहता था, और उसे मोहम्मद के लिए एक कमरे का इंतजाम करने को कहता है। और इस खास समय पर उसने शौकत को कुछ नहीं बताया, और उस समय शौकत दिल्ली में फलों का काम करता था और उसकी शादी भी हो गई थी। संधू नाम की लड़की से शादी की। शादी के बाद लड़की का नाम बदलकर अशफा गुरु रख दिया गया। इसलिए शौकत उनकी पत्नी मुखर्जी नगर में मकान नंबर 1021 की पहली मंजिल पर रहते थे। इसलिए जब शौकत को अफजल का फोन आया तो उसने मुखर्जी नगर में अपने घर के पास क्रिश्चियन कॉलोनी के B41 स्थित बॉयज हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरे का इंतजाम कर लिया, क्योंकि बाद में 4 और लोगों को दिल्ली आना था, इसलिए उन्हें कमरे की जरूरत थी। इसलिए शौकत ने मुखर्जी नगर के गांधी विहार में A97 की दूसरी मंजिल पर एक और कमरा बुक कर लिया। अब नवंबर 2001 को सभी व्यवस्थाएं पूरी होने के बाद अफजल गुरु मोहम्मद के साथ दिल्ली के लिए रवाना होता है। जब मोहम्मद अफजल के साथ जा रहा था तो उसके पास कोई हथियार नहीं था। उसके पास केवल एक कॉम्पैक्ट प्रेस रीडर लैपटॉप और 50,000 रुपए थे। उसके बाद उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं था। अब अफजल और मोहम्मद दिल्ली पहुंचकर शौकत के घर जाते हैं, जहां ये तीनों मिलते हैं, और अफजल शौकत को सारी बात बताता है कि 5 लोग इस तरह आएंगे और इस तरह हमला करेंगे। इसलिए शौकत भी इस योजना में शामिल हो जाता है। तो मोहम्मद दिल्ली पहुंच गया, लेकिन अफजल को 4 और लोगों को लाना था और इन सब के लिए उन्हें पैसे की जरूरत थी। इसलिए दिल्ली पहुंचकर मोहम्मद ने हवाला के जरिए 20 लाख रुपए मंगवाए। किसी अज्ञात स्रोत के द्वारा मंगाया गया यह पैसा अफजल को 5 लाख रुपए देता है और कहता है कि तुम कब वापस आओगे, कश्मीर जाकर लड़कों को ले आओ, फिर वहां तारिक से मिलेंगे, ये 5 लाख रुपए को तारिक को दे दो। और अफजल ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। वह कश्मीर पहुंचता है, तारिक को 5 लाख रुपए देता है और इसके बदले में तारिक उसे 2 और लोगों से मिलवाता है। ये वो 2 लोग हैं जिसमें तारिक अफजल को मिलवाता है। उनमें से एक का नाम राजा और दूसरे का नाम हैदर। इसके बाद दिसंबर के पहले हफ्ते में वह फिर कश्मीर जाता है और बाकी बचे 2 आतंकवादियों राणा और हमजा को लेकर आता है। लेकिन जब ये दोनों दिल्ली पहुंचते हैं तो खाली हाथ नहीं आते। 2 बड़े बैग में AK-47 राइफल, 3 पिस्तौल, 12 मैगजीन लेकर आते हैं। साथ में 1 ग्रेनेड लॉन्चर, 15 गोले, 15 ग्रेनेड, 2 पैकेट टेडोटर्स, रेडियो सक्रिय उपकरण और 2 वायरलेस सेट। तो दिसंबर 2001 के पहले सप्ताह में 5 आतंकवादी मोहम्मद, राजा, हैदर, राणा और हमजा दिल्ली पहुंच चुके थे और अब संसद पर हमले के लिए बहुत कम समय बचा था। और इस समय शौकत गिलानी को बताता है कि शौकत और अफजल दोनों ही दोस्त थे जो एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। अब सभी लोग पहुंच चुके थे। इसके बाद अफजल का काम था इन लोगों के लिए मोबाइल और सिम का इंतजाम करना। 4 दिसंबर 2001 को अफजल मॉडल टाउन स्थित
कमल किशोर की मोबाइल दुकान में मोटोरोला मॉडल 180 का सिम और मोबाइल लाता है और फिर गफ्फार मार्केट में संदीप चौधरी की दुकान नंबर 26 से वह सोनी एरिक्सन मॉडल J70 मोबाइल और कुछ सिम खरीदता था। तो इस तरह से उनके पास 5 मोबाइल फोन और 6 सिम कार्ड थे। अब ये मोबाइल और सिम कार्ड जो हर किसी के पास थे, इसका सबसे पहले इस्तेमाल 5 दिसंबर को उनके मुखिया मोहम्मद ने किया। वह अपने नए मोबाइल नंबर 9810565284 से दुबई में हुई कॉल करता है। दुबई में कई कॉल करता है और योजना पर चर्चा करते हैं और बातचीत के बाद वह अपनी योजना बनाना शुरू करते हैं और इससे संबंधित सभी बैठकें शौकत के घर पर ही होती हैं। वो है मुखर्जी नगर का मकान नंबर 1021। और जब इस मकान में मीटिंग हुई तो पाकिस्तान के 5 आतंकवादी जो लोग हमला करने आए थे वे वहां थे और 3 और लोग वहां थे, अफजल गुरु, SAR गिलानी और साथ में शौकत। ये तीनों भी उनके साथ थे और शौकत की पत्नी अफसाना गुरु भी वहां थी जो इस बारे में जानती थी। तो अब मुखर्जी नगर में सभी लोग दिल्ली में आतंकी हमले की योजना बना रहे थे और इनके अलावा दिल्ली में हर कोई नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। इसलिए इन कई बैठकों में वे तय करते हैं कि दिल्ली का मुख्य स्थान जैसे ब्रिटेन और अमेरिका के दूतावास, संसद भवन, साथ ही हवाई अड्डा जिसमें दिल्ली हवाई अड्डा शामिल था, वे इन स्थानों का निरीक्षण करेंगे, एक संपूर्ण डिजाइन बनाएंगे और फिर उस पर चर्चा करेंगे जो हमले के लिए सबसे उपयुक्त स्थान हो सकता है। इसलिए कल सुबह जाने से पहले सभी लोग उस क्षेत्र का नक्शा बना लें और उसका निरीक्षण करें। अफजल लैपटॉप में इंटरनेट चालू करता है और खोजबीन करके ब्रिटेन और अमेरिका के दूतावासों, दिल्ली हवाई अड्डे और संसद के स्थान के बारे में सभी संभव जानकारी एकत्र करता है ताकि वहां जाने से पहले उनके पास पहले से कुछ ही विवरण होने चाहिए। तो ये सब करने के बाद सबसे पहले शौकत को निरीक्षण के लिए भेजा जाता है। शौकत अपनी यामाहा मोटरसाइकिल से जाता है जिसका नंबर DL ISA 3122 है। शौकत को चाणक्यपुरी का इलाका दिया गया था जहां से उन्हें UK और US दूतावासों का निरीक्षण करना था, एक चार्ट बनाना था। तो वह बिल्कुल वैसा ही करता है। वह वहां जाता है, निरीक्षण करता है और चार्ट बनाता है और फिर वापस आ जाता है। तो जब शौकत यहाँ से वापस आता है तो वे तय करते हैं कि 8 दिसंबर को उसका निरीक्षण करेंगे। इसलिए उन्हें एक और बाइक की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने एक काले रंग की यामाहा खरीदी जिसका नंबर था HR 51 E 5768। गुप्ता ऑटो डीलर्स से 20,000 रुपए में खरीदी गई और फिर वे इस बाइक का इस्तेमाल करके संसद जाते हैं और उसका निरीक्षण करना शुरू करते हैं और संसद का पूरा चार्ट की गेट कहाँ है, किस गेट नंबर से वे बाहर निकल सकते हैं, किस गेट नंबर से वे आसानी से अंदर जा सकते हैं, ये सारी जानकारी लेकर वे चार्ट में दर्ज करते हैं। अब ये सब करने के बाद वे शौकत के घर पर इकट्ठा होते हैं और अफजल व मोहम्मद साथ में सैटेलाइट फोन लिए इसके जरिए वो चार्ट की सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं और वे माफी चाहते हैं, गाजी बाबा को बुलाते हैं। वे गाजी बाबा को सारी जानकारी बताते हैं, चार्ट साझा किया जाता है और सारी जानकारी देखने के बाद
गाजी बाबा फैसला करता है कि वे संसद पर हमला करेंगे और वहां मौजूद सभी राजनेताओं को बंधक बना लिया जाएगा। और गाजी बाबा से मिलने के बाद सभी लोग अगले दिन से हमले की तैयारी शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद उन्हें कम समय में कई चीजों का इंतजाम करना था। फिर उन्हें 7:2:1 के अनुपात में अमोनिया नाइट्रेट, अमोनियम सिल्वर, अमोनियम पाउडर और सल्फर का इंतजाम करना था ताकि वे इन रसायनों का उपयोग स्फोटक बनाने के लिए कर सकें। और ये सभी रसायन बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं, इसलिए अफजल को इसकी जिम्मेदारी दी गई। 6 दिसंबर को अफजल हमजा के साथ खारी बावली इलाके में अनिल कुमार की दुकान पर जाता है और 50 किलो अमोनियम नाइट्रेट खरीदता है। इसी तरह वह टोला राम एंड सन्स से 15 किलो चांदी पाउडर और 5 किलो सल्फर के साथ साथ 30 किलो क्षमता वाला स्टील ड्रम, मिक्सर ग्राइंडर जार और सूखे मेवे खरीदता है ताकि अगर ऑपरेशन में ज्यादा समय लगे तो उनके पास खाने के लिए कुछ हो। अब उन्होंने सामान तो खरीद लिया, लेकिन जो कमरा उन्हें किराए पर लिया था वो छोटा पड़ गया। इसलिए इन्हें बनाने और कारों को पार्क करने के लिए, यह सब करने के लिए उन्हें एक बड़े घर की आवश्यकता थी। इसलिए 9 दिसंबर 2001 को उन्होंने दूसरी मंजिल पर स्थित मकान नंबर 281 किराए पर लिया। मुखर्जी नगर के इंद्र विहार में प्रॉपर्टी डीलर बलराज के माध्यम से इन्होंने यह किराए पर लिया। तब हमले के लिए 4 दिन बचे थे और उन्हें एक सफेद एम्बेसडर कार की जरूरत थी जिसके जरिए उन्हें हमला करना था। तो किसी तरह 11 दिसंबर 2001 को अफजल और मोहम्मद को एक कार की तलाश में वो गए थे करोल बाग और उन्होंने एक कार डीलर से बात की जिसका नाम था लकी मोटर्स। वे लकी मोटर्स जाते हैं जहां मोहम्मद अपना नाम आशिक हुसैन खान बताता है और एक पुरानी सफेद एम्बेसडर कार खरीदता है जिसका नंबर DL3CJ 152 है और 1,80,000 रुपए में इस कार को खरीदते हैं। इस कार को खरीदने के बाद सबसे पहले इस पर शैडो फिल्म लगाते हैं ताकि अंदर का कुछ भी ना दिखाई दे। फिर उन्हें लाल सायरन की जरूरत थी जिसके लिए वे हैमिल्टन रोड जाते हैं। कश्मीरी गेट वहां से लाल सायरन खरीदकर गाड़ी में लगाते हैं ताकि यह एम्बेसडर मंत्री जी की गाड़ी जैसा दिखती है। इसके साथ ही उन्होंने चांदनी चौक से बहुत सी चीजें खरीदी जैसे 3 पुलिस की वर्दी, दिल्ली का नक्शा। ये सब खरीदने के बाद वे वापस आ गए। अब फिर तारीख आती है 12 दिसंबर 2001 और हमले के लिए सिर्फ 1 दिन बचा था। तो 12 दिसंबर को दिन में मोहम्मद जिसने लैपटॉप लाया था जो गाजी बाबा ने उसे दिया था, वह इसका इस्तेमाल गृह मंत्री का नकली स्टिकर बनाने के लिए करता है जिसे वह कार पर लगाता है और इसे प्रिंट करता है। इसके साथ ही वह 8 नकली आईडी कार्ड भी प्रिंट करता है जिसमें वे आसानी से संसद में प्रवेश कर सकें। ये फर्जी आईडी कार्ड कंप्यूटर संस्थानों के नाम से बनाए गए थे जिसमें उनकी खुद की फोटो लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपना नाम, संस्था, पता, जारी करने की तारीख आदि सब गलत बताया। और इन सभी आईडी कार्ड में एक बात कॉमन थी और वो सभी आईडी कार्ड में एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था और उस पर लिखे नंबर के जरिए ही वे हमले के बाद पकड़े जाते हैं। पुलिस को इसके एक बड़ा सुराग मिलता है। मैं अभी बताता हूँ। इस तरह की आईडी कारों पर विवरण अंकित था। अब ये सब व्यवस्था करते हैं। 12 दिसंबर बीत चुका था, रात हो चुकी थी और हमले के लिए कुछ ही घंटे बचे थे और 12 दिसंबर को उन्होंने बम बनाने के लिए जो सामग्री लाई थी, बैटरी और तार के साथ उन्होंने कार में सब कुछ फिट कर दिया। उसके बाद मोहम्मद जो उनका मुखिया था, अफजल को वहां बुलाता है जहां वह कारों को असेंबल्ड
करता था। वहां तक अपना लैपटॉप अफजल को वो दे देता है और उसे गाजी बाबा के पास लौटने को कहता है। इसके साथ ही वह अफजल को 10 लाख रुपए भी देता है और कहता है कि तुम तीनों यानी अफजल, शौकत और गिलानी इसे आपस में बांट लो। और आगे चलकर कोर्ट में ये बात उठाई गई कि 12 और 13 दिसंबर की रात को करीब 12:40 पर गिलानी शौकत को लगातार फोन कर रहा था। अब आती है 13 दिसंबर 2001 की तारीख, जब संसद पर हमला होने वाला था। सुबह 10 बजे ये सभी लोग हमले में इस्तेमाल होने वाली सभी चीजें ले जाते हैं और इसे एम्बेसडर कार में रख लेते हैं। और फिर सारी चीजें रखने के बाद ये पांचों आतंकवादी संसद पर हमला करने के लिए निकल गए। जैसे ही उनकी एम्बेसडर कार संसद भवन के पास पहुंचती है, वे कार रोककर कार के आगे के शीशे पर गृह मंत्रालय का फर्जी स्टिकर चिपका देते हैं। और तब तक सुबह के 10:40 हो चुके थे। इस खास समय पर मोहम्मद अफजल गुरु को फोन करता है और टेलीविजन देखने और उसे बताने के लिए कहता है संसद में वीवीआईपी कौन है। लेकिन उस विशेष समय में अफजल आजादपुर मंडी में था और बिजली अचानक काट दी गई थी। ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि सभी लोगों को वहां पर भटकाया जा सके और जो कुछ हो रहा है उसकी खबर मीडिया को तुरंत ना लगे। हम आपको बता दें कि जो हमने ये पूरा खाका ब्लूप्रिंट आपको बताया है, अब आप स्वयं सोचिए कि जब 1990 से साजिश चल रही थी तो हमारी उस समय की खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी। अगर हमारी खुफिया एजेंसियों को पता था तो एक्शन क्यों नहीं हुआ, अगर नहीं पता था तो क्यों नहीं पता था। इसका सबसे अच्छा जवाब है कि 2014 के बाद से अब तक भारत में एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। तो क्या तब की सरकार में वो बूता नहीं था या सरकार चाहती नहीं थी? यह आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप कमेंट्स बॉक्स में क्या कहेंगे। वीडियो एडिटर श्वेता के साथ सौरभ मिश्रा, ओनली न्यूज़ 24x7 टीम, दिल्ली।